Yeah, hello, sir. Great. So, what was your rank? Sir, already 73. You are from Sir, Odisha, Rourkela. राउरकेला. ग्रेट ग्रेट. थोड़ा मुझे बताओ किस कॉलेज से हो, किस ईयर में हो, और गेट का ये कौन सा अटेम्प्ट था? श्योर सर। सर, मैंने 2025 पास आउट हूँ बेसिकली। बीटेक मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया था आईआईटी खड़गपुर से। एंड मैंने पिछले साल भी गेट दिया था, ऑल इंडिया रैंक 194। एंड इस साल भी गेट दिया था, तो आई इम्प्रूव माई रैंक टू 73। एंड मैं अभी ईएससी का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो चुका है। एंड मैं अभी मेंस भी देने वाला हूँ इस साल। बहुत अच्छा. तो मतलब अभी आप आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हो चुके हो ना? जी। 2025 में पास आउट हुए हो? जी। ओके. सो ये गेट के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपने लिया होगा, क्योंकि 194 पे भी आपको सब कुछ मिल जाता लास्ट ईयर. तो ये जो आपने ब्रेक लिया है वो किस पर्पस के लिए लिया, एक साल का? सर, पर्पस तो सर ईएससी का ही है, तो पिछले साल नहीं हो पाया, तो इस साल का ये है कि पूरा हो जाए। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इज योर मेन. ओके. यस। तो ग्रेट ग्रेट. तो अभी डबल ई की जो रैंक आई है 73, इससे क्या मिलने वाला है, क्या करने वाले हो? सर, लाइक पीएसयूज तो मिलने के चांसेस है, लाइक ईआईएल एंड ओएनजीसी गेल। तो अगर ये भी हो जाए तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ऑफर पीएसयू में। यार आईआईटी से पढ़ रहे थे अभी तुम, चलो ठीक है. अच्छा, प्लेसमेंट सेल में बैठे थे लास्ट ईयर? जी, प्लेसमेंट में बैठा था मैं। तो एंड प्लेसमेंट हुआ था? जी, प्लेसमेंट हो गया था। प्लेसमेंट नहीं हो पाया था? नहीं, हो पाया था, एंड अभी मैं वो जॉब कर भी रहा हूँ जैसे। कौन से उसमें हो? सर, एक्सेंचर। असेंचर. एक्सेंचर। ओके जी, ओके. प्राइवेट। कहाँ पोस्टिंग है? बैंगलोर में सर। वाह यार, तुम तो मेरे पास हो बहुत. ग्रेट. तो मैं भी बैंगलोर में ही हूँ. ग्रेट ग्रेट. सो अभी आप एसेंचर में हो और आपने अपना जो कंसर्न रखा है वो है ईएससी का, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का मेनली है. तो एमटेक तो आप नहीं परफॉर्म करने वाले ना? नहीं, हम तक नहीं। एमटेक नहीं करोगे? चलो. क्योंकि लास्ट ईयर से ही आपको एमटेक मिल जाता. जी। आपकी जो भी ब्रांच आपको चाहिए थी, 194 इज वेरी गुड रैंक. तो इस साल मतलब पीएसयू के लिए आपने गेट दिया है, और हमको लगता है ऐसा है कि आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करने के लिए गेट दिया है ना? हाँ सर, काइंड ऑफ। हाँ, क्योंकि बाकी तो कोई खास पर्पस सॉल्व हो नहीं रहा उससे. ठीक है. देखिए मतलब ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा मैसेज है कि देखो, गेट में ऑल इंडिया रैंक 73, सब कुछ ओपन हो गया है. लेकिन अभी चाहिए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में जाने के सपना. बहुत अच्छा. इससे पहले हम लोग ना थोड़ा सा इंजीनियरिंग के सर्विसेज के बारे में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ. बेसिक बैकग्राउंड बताओगे अपना, क्लास 10th ऑनवर्ड एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा, कैसे स्टूडेंट थे, और मार्क्स कैसे बन रहे थे? जी सर, मतलब 9-10 से मैं काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था। एंड मुझे लगा कि आईटी क्लियर हो सकता है, तो 10th के बाद मैंने कोटा भी गया था, तो वहाँ मैंने जे एडवांस की तैयारी की। एंड जे एडवांस में भी काफ़ी अच्छा रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक 1200 समथिंग। एंड जिससे मैंने आईटी खड़गपुर में सीट हासिल किया था। तो बहुत. उसके बाद मैंने 4 साल बीटेक वगैरह आईटी खड़गपुर में। ओके ओके. किस बोर्ड से पढ़े थे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट? सर, दोनों सीबीएसई थे। सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे. वेरी गुड. कोटा एक साल मतलब तैयारी में भी आपने दिया है आफ्टर योर ट्वेल्थ, हाँ? या अलोंग नहीं, विद ट्वेल्थ? 11-12 के दौरान किया। अच्छा, तो ट्वेल्थ के साथ साथ कर लिया था. वेरी गुड यार, वेरी गुड. सो अभी आपकी एज क्या है? एज सर 22। 22 है. चलो, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि एससी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो. चलो, ये अच्छा है. 21 तो क्रॉस कर गए हो आप. वेरी गुड. अच्छा, एक और चीज, आपने यहाँ गेट वाला का क्या पढ़ा था? सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं लिया था, बट जो यूट्यूब पे जो कोर्सेज थे, महा रिवीजन एंड महाअभ्यास सीरीज, वो लाइक काफी हेल्पफुल हुआ था। लाइक लास्ट के 1 महीने में जब मैं गेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, तो क्योंकि मैंने पिछले साल भी गेट दिया था, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे, बट एक रिवीजन होना चाहिए था, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब लेक्चर्स देखे थे काफी सारे। एंड जो पीडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट थे, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो वो मैंने दिया था। एंड मॉक दैट टेस्ट वेरी दिया? वेरी हेल्पफुल।
ठीक है, वैसे भी आपकी जो पिछले साल रैंक थी उसके हिसाब से आपको मॉक टेस्ट की जरूरतें थी। तो यूट्यूब में किसी का कोर्स याद है, किसका देखा था? सर सुजल पटेल सर का याद है, सिग्नल्स एंड सिग्नल सिस्टम देखा मैंने था। देखा था। वेरी या गुड, वेरी गुड। मतलब जो पिछले साल के सब्जेक्ट रह गए होंगे वो तुमने यहाँ पढ़ लिए थे, हैं? हाँ, थोड़ा सा वो टफ क्योंकि टॉपिक्स थे तो। सिग्नल से नाम समझ में आ गया था। वेरी गुड। टेस्ट सीरीज आपने दिया था। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी? सर अराउंड 190 के आसपास बन गए, वन, अराउंड दैट में। ऑब्जेक्टिव में 190 बन रहे हैं ना? ठीक है। मतलब आपके कन्वेंशनल पे आप पे थोड़ा सा लोड है। यस, टू कट ऑफ हंड्रेड प्लस काफी। 200 देखो, अभी मेरे पे जितने भी स्टूडेंट मिले ना, तो कुछ का तो बन रहा है कम भी, लेकिन 240 तक के मिल गए। सो उससे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा तो आपका कन्वेंशनल में आपने थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर, वही लग रहा है। ठीक है, मैं गाइड करता हूँ आपको कन्वेंशनल के लिए भी। बट बिफोर गाइडिंग लेट्स हैव सम स्मॉल डिस्कशन। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड का बारे में बताओगे आप अपने? सर पेरेंट्स, मदर इज हाउस वाइफ एंड पापा जो है राउरकेला स्टील प्लांट में जॉब करते हैं एज अ सीनियर टेक्नीशियन। एंड माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर इज एमबीबीएस डॉक्टर। ग्रेट, ग्रेट। मतलब पूरा सारे लोग एक ही फैमिली में आ गए, डॉक्टर इंजीनियर, बहुत अच्छा, वेरी गुड यार। सो ही इंस्पायर यू फॉर आईआईटी? हाँ, बेसिकली क्योंकि बड़े भैया भी पढ़ने में अच्छे थे तो उन्होंने भी एमबीबीएस नीट का एग्जाम क्रैक किया था अच्छे रैंक के साथ, तो वो एक मोटिवेशन जरूर मिलता है, तो कि मैं भी जेई अच्छा रैंक के साथ तो करना चाहता हूँ। तुम मेडिकल फील्ड में क्यों नहीं गए? मतलब तुम्हारे अंदर ये इंजीनियरिंग वाली लाइन में कैसे आ गए? क्योंकि बड़े भाई अगर जा रहे थे तो जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए भी वही ओरिएंटेशन रहा होगा। आई थिंक सर बायोलॉजी थोड़ा वीक था तो मैं सोचा कि पीसीएम ट्राई अच्छा, करते तो इसी वजह से जेई किया था। तुम्हारा इंजीनियर वाला ज्यादा दिमाग तेज है। चलो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आ, एक और छोटी सी बात बताना। अभी जब तुमने पेपर दिया है, कुछ गलतियां भी हुई होंगी क्योंकि 73 रैंक बन रही है। कितने मार्क्स बन रहे थे तुम्हारे? 73 मार्क्स कितने सर बन रहे थे? 68। 68 मार्क्स बन रहे थे। और लास्ट ईयर कितने मार्क्स बने थे? सर लास्ट ईयर 60। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। लेकिन अब मैं सोच रहा था यार कि तुम्हारे जैसे स्टूडेंट का और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो कुछ तो गलतियां की होगी। इस बार के पेपर में क्या गड़बड़ हुआ था? सर गलती मतलब सर मैं पहली बात तो सर गेट का इतना ध्यान नहीं दिया था, तो क्योंकि ईएसी का ही देख रहा था तो गेट का आई थिंक मैं लास्ट के 1-2 महीने स्टार्ट किया कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको मैंने रिवाइज करना चालू किया। एंड आई थिंक थोड़ा सा टाइम का भी दिक्कत हो रहा था बिकॉज मैं जॉब भी कर रहा था एक साथ, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। एंड अदरवाइज जो एक्चुअल एग्जाम के दिन आई थिंक एक दो सिली मिस्टेक थे जो कि क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल एंड ट्रिकी एंड थोड़े से थियोरेटिकल टाइप के आ गए थे, तो उसमें आई थिंक एक दो सिली मिस्टेक ज्यादा हो गए थे, तो आई थिंक वो थोड़ा सा दिक्कत था। बट आई एक्सपेक्टेड 70 प्लस मार्क्स, बट इट्स ओके, 68 इज नॉट बैड। अच्छा, याद है कौन सा क्वेश्चन तुम गड़बड़ किए हो, जो तुम्हें याद होगा कि हाँ ये मैंने गलत कर दिए थे? कोई सब्जेक्ट, कोई क्वेश्चन? सर आई थिंक एक फेजर वाला क्वेश्चन था उसमें, आई थिंक सिंक्रोनस मशीन का, में वो फेजर का एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बिकॉज एग्जाम प्रेशर था उसका थोड़ा सा। हाँ, तो इजी क्वेश्चन था, चलो। और कोई? नहीं सर, वो देखा नहीं मैंने अभी तक पूरा अच्छा, पेपर। चलो ठीक। लगभग कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किए थे? एक्यूरेसी क्या थी? सर आई थिंक एक्यूरेसी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, मुझे जितना याद है आई थिंक मैंने समवट अराउंड 75 to 80 के अराउंड मैंने अटेम्प्ट किया था। एंड जितने भी सर जो क्वेश्चंस नॉन नेगेटिव मार्किंग वाले थे, मतलब इंटीजर टाइप एंड मल्टीपल करेक्ट, वो मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए थे। मैंने मतलब नेगेटिव मैं अगर मार्किंग कुछ नहीं होती आंसर, है? यस सर। एंड जो नेगेटिव मार्किंग वाले थे आई थिंक 2 से 3 मार्क मैंने नेगेटिव मार्किंग में दिए थे, तो अच्छा, एक्यूरेसी अराउंड 80% आसपास था। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या रहा तुम्हारा? ये एक्यूरेसी 190 बता रहे हो ना? लगभग पेपर जी वन पेपर टू का कुछ याद है तुम्हें? अलग अलग तो कट ऑफ नहीं याद होगा, थोड़ा बहुत याद है कि कितना तुम्हारा पहुंचा था? सर आई गेस जो जनरल सर्विसेज वाला पेपर था उसमें आई थिंक 70 कुछ मार्क्स आ रहे थे, एंड रेस्ट
जो टेक्निकल वाला था उसमें अराउंड 120। टेक्निकल में गेन कर गए थे तुम, ये तो मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है, थोड़ा नॉन टेक का जो है उतना गेन नहीं हो पाता। ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम्हारे मार्क्स तो सही हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले भी। अब देखो तुम्हारे पास 600 मार्क्स का पेपर और है कन्वेंशनल। तो अब 600 मार्क्स में पेपर वन और पेपर टू, पेपर वन में कोई सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है जो आपने छोड़ रखा है? सर बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब जो सब्जेक्ट है जो कि गेट में भी नहीं आते, तो या नहीं आते थे, तो उसको मैं अभी पर्टिकुलरली ध्यान से दे रहा हूँ, लाइक इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड ईएमएफटी हो गया, और इंजीनियरिंग मैथ्स के जो जितने भी थोड़े से सब्जेक्टिव वाले सवाल है जिसको जिसमें कि लाइक डेरिवेशंस वगैरह आते हैं, तो वो सब मैं अभी फोकस कर रहा हूँ। मटेरियल साइंस तो देखो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो तुम्हारे 8 क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, और उन 5 में कंपल्शन जो है, तुमने देखा होगा कन्वेंशनल के पेपर देख लिए। ये सर क्लियर को सॉल्व हाँ, कर तो लेंगे। उसमें तुमने देखा होगा पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस में कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है जो मैंडेटरी है करना, अगर उसमें देखो तो उसमें मटेरियल साइंस रहता है 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लगता है मटेरियल साइंस तो तुम्हें जरूर से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो कंपलसरी बारे में आएगा। और बाकी मुझे लगता है आपको ईएमएफटी की आपने बात करी ना, 1 क्वेश्चन कंपलसरी वाले में आ सकता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, मतलब ऑप्शंस में प्रेजेंट रहता है। बट स्टिल मुझे लगता है छोड़ना नहीं चाहिए, आपके पास ऑलरेडी आपका टेक्निकल तैयार है, और अगर आप अपना थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो आपका ये पूरा का पूरा पेपर अच्छा हो सकता है। इसमें आपका जो टारगेट आपको करना है ना, वो लगभग करना है आपको 450 के मार्क्स के आसपास का टारगेट। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही पाने हैं, बट टारगेट यही रहना चाहिए कि इससे कम नहीं हो। ठीक है ना? और इसको टारगेट करने के लिए ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव में थोड़ा तो अंतर है। अभी इससे पहले ईएससी लिखा था कभी? ऑब्जेक्टिव लिखा होगा ना लास्ट ईयर? ये सर, ये सर लास्ट लास्ट ईयर सब्जेक्ट। सिलेक्शन हुआ था? नहीं सर, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। बहुत अच्छा, तो अभी तुम फर्स्ट टाइम ही जा रहे हो इसको देने के लिए सब्जेक्टिव वाला। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो पेपर है सब्जेक्टिव, इसमें क्या है, राइटिंग स्किल बहुत बड़ी है। क्योंकि आप जॉब में आ गए हो वो लास्ट 1 ईयर से, तो वो जो आपका था ना, वो रिदम टूट गया होगा, उतना अच्छा रिदम मेंटेन नहीं होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको जरूर पीवाईक्यू के क्वेश्चन 3 घंटे का डेडिकेटली आपको देना चाहिए। एक पेपर दे के देखो कि तुम्हारी राइटिंग स्किल कैसी है। कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, बट चूंकि स्टेप मार्किंग होती है तो आपको ये पता है कि हमें पेपर में कुछ काम भर का लिखना जरूरी है। अगर आपको मान लो कोई आपने क्वेश्चन नंबर 3 मान लो चूज किया, अब उसके 3 पार्ट हैं, 2 आपको आते हैं, एक नहीं भी आता, तब भी उसे हमारे हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ Yes, थोड़ा बहुत जितना आता है वो तो आप कम से कम कर ही सकते हो, बाद में कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उसी समय करो। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कन्वेंशनल का जो पेपर होगा ना, ये लेंदी बहुत है। मतलब ये 3 घंटे में आपको कंसाइज में टू द पॉइंट चीजें लिखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज से जरूर गुजरो, जो कन्वेंशनल की टेस्ट सीरीज हो। तो ये सजेशन है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मुश्किल है, चलो 3 घंटे कहाँ से देंगे, पढ़ लेते हैं बस। बट मेरे को लगता है कि 1 से 2 टेस्ट सीरीज से जरूर गुजरना चाहिए कन्वेंशनल की। हाईली मैंडेटरी पार्ट है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आ रहे हैं, या जो पार्ट का सिलेक्शन है वो कैसे करना है। ठीक है। और स्टेप मार्किंग होती है, इस बात का ध्यान रखना है, कुछ टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना होता, जैसा कि आप अपने बीटेक के समय करते थे, काफी हद तक वैसा ही रहने वाला है। इसमें कोई सब्जेक्ट अगर आप छूटा हुआ है तो उसको आप थोड़ा पढ़ लो, और खास तौर से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पीवाईक्यू इलेक्ट्रिकल के आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, सॉल्व बुक्स भी आती हैं, और ईएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चंस पीवाईक्यू। ठीक है। आप चाहो तो रिसेंट 5 ईयर्स के तो सिर्फ देख लेना, और उसके पीछे वाले जो होंगे उनको सॉल्व करके देख लेना। क्योंकि काफी हद तक क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ना अभी रिसेंट ईयर में, वो कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट पे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें कन्वेंशनल में देखो, कंट्रोल सिस्टम्स बहुत टफ आ गया था। टफ का इन द सेंस मतलब थोड़ा सा लेंदी लग रहा था। अगर कोई स्टूडेंट उसको करेगा तो दैट विल बी अ लेंदी पार्ट। ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम जैसे आसान सब्जेक्ट भी जो हैं वो कन्वेंशनल में कई बार सरदर्द बन सकते हैं। मैं बस आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो यू हैव टू सी कि किस टाइप से आपको लिखना है, कौन से उसके टॉपिक्स हैं जिन पे उनका फोकस है। जैसे कॉम्पनसेटर और कंट्रोलर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि गेट में आपके नहीं था, ऑब्जेक्टिव में आपके नहीं था, बट कन्वेंशनल में आपके हो जाएगा। ठीक है।
तो उनको देखना है। और खास तौर से जो आपके ग्राफ्स भी अगर हैं कंट्रोल सिस्टम की, अगर मैं बात करूं तो आपको वो ग्राफ्स को पेपर पे बनाना आना चाहिए। ग्राफ पेपर पे भी आपका उसका तरीके से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी कई बार मैंडेट कर देते हैं कि आपको ये ऐसे ही करना है। सो यू शुड नो कि हाँ, इसको अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो कैसे करूंगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू खुद से बैठ के लगाना और पेपर वाइज सॉल्व करना इंस्टेड ऑफ गोइंग विद सब्जेक्ट वाइज, बिकॉज व्हाट आई कैन सी you have your complete your knowledge is up to the mark. You need not to go through the subjects again and again, जो मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने गेट अच्छा किया है, इस साल भी अच्छा किया है, प्लस आपने ईएससी का ऑब्जेक्टिव मतलब कन्वेंशनल की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है। तो अब कन्वेंशनल में आपके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप कोई अच्छी सर्विसेज चाहते हो तो। क्वालिफाई तो कर जाओगे, मैं अभी कह सकता हूँ ये बात, बट सर्विसेज कौन सी मिलेंगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहां पे थोड़ी सी फाइट हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा पोस्ट इलेक्ट्रिकल में नहीं रहते। तो उसके लिए सजेशन यही है कि आप अपना 450 प्लस मार्क्स की कोशिश करना पूरा। और अगर आपके ये मतलब आप टोटल दोनों मिला के ना 560 570 क्रॉस कर गए तो इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सर। क्योंकि आप मतलब एज अ पर्सनालिटी जो मैं आपको जज कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू में आपने क्या करना है मैंने आपको बता दिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इलेक्ट्रिकल के पेपर डाउनलोड कर लेना। और उससे ओके सर। फायदा ये होगा कि उसके जो पेपर हैं वो पूरा एक ही में तुम्हें पूरा मिल जाएगा। पेपर वन और पेपर टू का पूरा पार्ट एक ही में मिल जाएगा। तो वो तुम डाउनलोड करके एक आध बार रैंडमली अटेम्प्ट कर लेना, ऑल ऑफ द रैंडम अटेम्प्ट करके देखो कि हमसे कितना बन रहा है और हम कैसे अभी किस पोजीशन पे खड़े हैं और हमें किस डायरेक्शन में अपना एफर्ट डालना है, ठीक है। ये हो ओके गया मेरे साइड से सजेशन। बाकी गेट का तो आपका रिजल्ट आपने बस केवल इसको एंटरटेनमेंट के लिए दिया है, तो एमटेक के लिए आपको कुछ खास बताने का कोई नीड रहा नहीं, आप करोगे नहीं। और वैसे भी आपके पास ऑलरेडी टैग है आईआईटी का, तो मुझे लग नहीं रहा। फिलहाल अगर अगर करते तो किससे करते, ये भी क्वेश्चन बनता है। सर, आई थिंक सर आईएससी का ही देखता हूँ, आईएससी बैंगलोर वीएलएस। बेंगलोर में देखते, कौन सी ब्रांच देखते? सर आई थिंक वीएलएस है। पीएलएसआई देखते। अभी जो जॉब कर रहे हो उसमें क्या रोल है तुम्हारा? सर इट्स मैनेजमेंट कंसल्टिंग। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। तुम इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज इज फार बेटर। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ठीक है, आपको जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब चाहिए वो बढ़िया है। सैलरी वाइज आपको सब पता ही होगा, कुछ बताने की नीड है नहीं। यस। सैलरी वैलरी में आपको कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा, अभी जो पा रहे होगे उससे भी ज्यादा कमी मिलेगी। बट ठीक है, अल्टीमेटली एक अलग चीज होती है, वो यस काम सर। करना एक अलग है, ठीक है। अब बताओ, आप बताओ, आपका कोई क्वेश्चन हमारे से हो तो, आपकी सर तैयारी। ऐसा तो सर आई थिंक जो लाइक अभी मैं प्रीवियस सीरीज सॉल्व कर रहा था, तो आई थिंक जो इलेक्ट्रिकल वाले कन्वेंशनल है उसमें एक और है क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। बस थोड़े से जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा लाइक अटक रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीजें लाइक याद करनी रहती है, लाइक मेजरमेंट में भी हमें सारे टाइप के ब्रिजेस वगैरह याद करनी रहती है। तो कौन सा चीज ऐसा याद करना करना चाहिए एंड कौन सा नहीं करना चाहिए, उसको कैसे ऐसे प्रायोरिटाइज किया जाए। जैसे लाइक इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में भी जो सवाल आते हैं सर, कुछ कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं क्वार्ट्ज के ऊपर, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, सो सर उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मान लो तुम्हारा मटेरियल साइंस में सुपर कंडक्टर के बारे में पूछ लिया, तो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद सुपर कंडक्टर, मान लो थियोरेटिकली भी आया कि आपको सुपर कंडक्टर के बारे में कुछ मेंशन करना है, लिखना है, तो आपने डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जैसे टेम्परेचर है तो किस टेम्परेचर के बियॉन्ड आपका जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगेगा, क्या प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, कौन से मटेरियल है। अगर आप इन चीजों को मेंशन करते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सुपर कंडक्टर क्या होता है इसके बारे में तो थोड़ा सा आपने बता दिया, बट ये जो चीजें है ना कि व्हेन इट विल बिहेव्स लाइक अ, तो ये चीजें मेंशन रहती हैं और इनमें आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं अगर आप थ्योरी में इस चीज का ध्यान दो तो। दूसरा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने कहा मेजरमेंट हो गया, मशीन भी, मशीन में भी वैसे मशीन में कम ही आता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आएगा। मेजरमेंट हो गया आपका, या फिर आपका एक और सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस ही है आपका,
तो इसमें बेटा ये दोनों तो आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट थोड़ी डेरिवेशंस पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आप ये कर सकते हो कि आपको अगर ईएससी बैच के नोट्स मिल जाए तो आप थ्रू द नोट्स बस केवल अगर आप चले जाते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। और आंसर लिखने के लिए अगर एक पीवाईक्यू सॉल्व बुक ले लो तो इट विल बी अ बेटर चॉइस, सो दैट यू कैन कंपेयर कि आपका जो आंसर है और जो किसी ने अगर सॉल्व वे में लिखा है तो उसमें क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, क्या डिफरेंसेस हैं जिनको आपको इन्वॉल्व करना चाहिए था। ओके। ठीक है। रेस्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है आज तक जितना पूछ चुका है थ्योरी उसके बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। 1998 से हो रहा है, तो 1998 से लेकर के आज 2026 का पेपर आप देने जा रहे हो, 2025 के कन्वेंशनल तक के अवेलेबल है। आप देखोगे मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन रिपीटेड है। ओके। ठीक है। और कुछ डेरिवेशंस ऐसे आते हैं जो प्रूफ करने के लिए आते हैं, वो जनरली बुक्स के सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं। सो मैं आपको ये मतलब मेरे से अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि स्टैंडर्ड बुक का आप सहारा लो जब आप क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे होते हो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल आया, तुम उसका अपना आंसर लिखना चाहते हो, तो बेटर ये है कि एक जो रेफरेंस बुक है ना उसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक राउंड रीड आउट कर लो, फिर अपना आंसर बना दो। उससे दो फायदा होगा, वो टॉपिक भी तैयार हो गया, अच्छे से तैयार हो गया, और उस टॉपिक के इर्द गिर्द की बातें भी तुमने पढ़ ली। जस्ट लाइक अ पैसेज, जैसे आप पैसेज के लिए पढ़ते हो ना किताब, वैसे ही आप पीवाईक्यू का यूज करके अपनी किताब का यूज करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब आपको लिखने का तरीका जो है वो और बेहतर हो सकता है। आप फिर कंपैरिजन परफॉर्म कर लो कि जो पहले लिखा गया या किसी ने सोल्यूशन बुक में लिखा है तो उससे हमारा आंसर कैसा जा रहा है, एक कंपैरिजन मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी मुझे पता है कि आप अच्छा ही लिखोगे, हो सकता है जो उसमें लिखा उससे बेहतर आप लिख दो। कई बार ऐसा होता है कि जो बुक में लिखा रहता है हम लोग जो सॉल्व बुक में डालते हैं उसमें, और जो आप एट अ टाइम आप लिख रहे होते हैं उसमें अंतर आ जाता है और आप ज्यादा बेहतर लिख सकते हैं। ठीक है। ओके। तो ये आप करके देखो, यही बस केवल मेरे साइड से यही एडवाइस है। स्टैंडर्ड बुक तो रख लो, दो तीन सब्जेक्ट की रख लो, जैसे मेजरमेंट की आपकी एक सामने है उसमें आपको काफी कुछ मिल जाएगा। और कोई बुक रखे हो आप अभी वहां पे बैंगलोर में? नहीं, हार्ड कॉपी कुछ नहीं है, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी तो सभी की होगी ना, सॉफ्ट कॉपी तो सभी की यस सर। रखे हो। हाँ तो ठीक रखा है ना। तो बस बेसिक वही मैं आपको जो बताया ना वही तरीका यूज करके देखो। और इसमें कन्वेंशनल में ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। जो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हो ना, जो गेट में नहीं थे, खास तौर से वही वीक होंगे मुझे पता है। जैसे तुमने मेजरमेंट का नाम लिया, तुमने मटेरियल साइंस का नाम लिया, तो मतलब यही है, थोड़ा एनालॉग देख लेना, कंट्रोल सिस्टम के कन्वेंशनल्स को देख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल्स में काफी अंतर है। तो उनको थोड़ा सा देख लेना कि उनको कैसे करना है, कैसे रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। सिग्नल एंड सिस्टम आपने अभी अभी गेट के लिए पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत आएगी। ज्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड ही होने वाले हैं। ये मान के चलो कि 30% या 25% के आसपास थ्योरी रहेगी। और वो भी क्या है, थ्योरी कई बार ना न्यूमेरिकल के साथ ही लिंक्ड अप रहेगी। जैसे जी सर। वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पूछा फिर न्यूमेरिकल दे दिया, तो अब तुम वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में तुम्हें ये देखना है कि कितने मार्क्स का है, मुझे कितना लिखना चाहिए कि मुझे पूरे मार्क्स मिल जाए। टू द पॉइंट रहना है, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लिखना है। इस बात का ध्यान रखना, नहीं पेपर छूट जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देते हैं ना, अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं तो उनकी यही कंप्लेन होती है कि सर मेरा पेपर ही छूट गया, मैं ज्यादा कर सकता था। तो वो आप जरूर से एक बार देख लेना कि आपका पेपर नहीं छूटना चाहिए कहीं से भी करके, क्योंकि आपका मार्क्स अच्छा है। और अगर आपने इसमें थोड़ा सा कन्वेंशनल का गेन कर गए तो इंटरव्यू आपका 100% क्लियर हो जाएगा। इसी साल आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, और बहुत अच्छा भी है क्योंकि 22 ईयर्स के आप हो। 23 ईयर्स तक में भी अगर आपने ज्वाइनिंग वाइनिंग सब कुछ कर लिया तो इट्स वेरी ग्रेट थिंग, है ना। उससे ज्यादा डीले करना अलाउड भी नहीं है। कोशिश यही करना है कि इसी साल हो जाए। ठीक है। यस सर। आ, मम्मी पापा को बताया था गेट का? हाँ सर, जब दिया था एग्जाम रिजल्ट तो भी बता दिया था। तो क्या बोले? बोले कि अच्छा है, काफी अच्छा है। एंड अच्छा है बस? हाँ बस इतना। तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करके बैठे हुए थे। हाँ चलो सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पीएसयू में कौन से पीएसयू में जाने का सोच रहे हो? पीजीसीआईएल में आपको कॉल आ जाएगी और आपका हो भी जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका पीजीसीआईएल आपको मिल जाएगा। ठीक है। पीजीसीएल भी आप ज्वाइन कर सकते हो जब तक, क्योंकि ईएससी का प्रोसेस थोड़ा लंबा है अभी।
तो पीजीसीआईएल अगर आपके पास आता है ऑप्शन तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर आप पीजीसीआईएल, और अगर मैं डीआरडीओ की बात, अगर मैं बीएआरसी का पेपर अलग से भी भरा था क्या? नहीं, मैंने उसमें अपना नहीं नहीं भरा भरा है। था। पीजीसीआईएल का तो आपका आ जाएगा पीएसयू में। और बीएचईएल का भी हो सकता है, लेकिन गेट के थ्रू नहीं है वो, तो अलग ही आएगा। और ओएनजीसी भी गेट के थ्रू अब नहीं ले रहा, तो गेट के ठीक है। स्कोर पे तो नहीं आएगा। हाँ, आईओसीएल में आपका हो जाएगा। मुझसे आप सजेशन अगर पर्सनली मांगोगे तो पीजीसीआई, वैसे तो ईएससी बेस्ट है, ईएससी के बाद ही कुछ और सोचना चाहिए, लेकिन चलिए आपके पास अभी अगर ऑप्शन है तो पीजीसीआईएल इज अ बेटर ऑप्शन कंपैरेटिव टू आईओसीएल, दो द आईओसीएल में गिविंग लिटिल बिट हायर सैलरी। ठीक है, क्योंकि पीजीसीएल में अगर आप इस एज में अंदर जाते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके। ठीक है, तो आप अपनी टॉप लिस्ट पे इसी को रखो, बाकी एनटीपीसी में जाने की जरूरत नहीं है, रिमोट जॉब है। बैंगलोर जैसी जगह पे रह रहे हो तो एनटीपीसी में तुम नहीं काम कर पाओगे, तो उसको अपने उससे ही बाहर रखो। ठीक है। यस सर। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। और आदित्य, यस आदित्य सर। नारायण, यस सर। आगे सब टाइटल में पापा का नाम लिखते हैं? नहीं सर, आदित्य नारायण दोनों मेरा ही नाम है, एंड सुबुद्धि अच्छा, सर नेम। ओके ओके ओके, ग्रेट। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। हालांकि आपके लेवल पे और अच्छा एक्सपेक्टेशन है तो ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर आप अच्छे से दो। इंजीनियरिंग सर्विसेज में कहीं भी आपके कन्वेंशनल से लेकर के इंटरव्यू तक हम लोगों की कोई भी हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल आप फ्री महसूस करना कनेक्ट करने के लिए। टेलीग्राम पे हम लोगों के आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मेरा टेलीग्राम है varun@pw। ठीक है, तो आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो, और कभी जरूरत पड़े तो उस पर आप कॉल भी कर सकते हो। जो भी रिक्वायर्ड होगा आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशन से रिलेटेड, वो आप वहां पे हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और भाई खूब तरक्की करो। और इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट भी हम जल्दी ही आपका छापेंगे। श्योर सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। यस सर। ओके आदित्य, बाय। बाय सर।